रूस के संविधान से बताइएगा, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, ठीक है। और क्या? प्रस्तावना का ज्ञान, भाषा ऑस्ट्रेलिया से होता है। प्रस्तावना, सही नहीं, सही बोल रहे। प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो न्याय लिया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो रूस के संविधान से ही लिया गया था। सही है इनका कहना। ब्रिटेन के संविधान से बताया क्या क्या लिया गया था? एकल नागरिकता, ठीक है। 2-3 चीज याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति का औपचारिक पद, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रथम अनुसूची, कल बताए थे अनुसूची, आगे जो है अनुसूची के बारे में। तो अनुसूची मूल संविधान में कितना था? 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है 8 थी। 8 में अब वर्तमान में कितना हो गया है? 12 हो गया है, जिसमें से पहले भी हम क्लास में बताए थे 4 को जोड़ा कैसे कैसे कब कब गया था, वो बात बताए थे। 1 से कंटिन्यू बताते हैं, ठीक है। अनुसूची 1 में क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ता। 3 में क्या है? शपथ भत्ता है, मतलब ही पेंशन होता है, समझे? वेतन भत्ता, उसी में पेंशन आता है। और शपथ की बात करते हैं, तीसरा में है। देखिए याद कैसे रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है, दूसरा में शपथ है कि तीसरा में शपथ है, या दूसरा में वेतन भत्ता है कि तीसरा में, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसको क्या करना है, अगर आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो आप पहले किस चीज की बात करते हैं? पहले पैसा दीजिएगा, तब ना हम कितना घंटा काम करेंगे नहीं करेंगे या कैसे काम करेंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले पैसा देखेंगे, पैसा कितना है। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भी अगर शपथ लेते तो उनको पता है कि पहले से उनका सैलरी कितना मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए पहले क्या होगा, तो पहले वेतन भत्ता होगा, फिर क्या होगा? शपथ होगा। यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरी में शपथ। चौथा अनुसूची में बताया क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है, यानी आवंटन जो है, वो अनुसूची 4 के अंतर्गत है। अनुसूची 5 में बताना है क्या है? अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में जो जानकारी है वो अनुसूची 5 में है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति या जाति के बारे में प्रशासन जो है वो 5 के तहत है। और 6ठी अनुसूची में क्या है? उसमें 4 गो राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो है राज्य को जो विशेष प्रावधान की बात की गई है वो अनुसूची 6 के अंतर्गत है। अनुसूची 7 क्या है? और 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का बंटवारा, जो कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के अंतर्गत बांटा गया है, वो किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची के तहत है। आगे बात करते हैं 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कुल कितना विषय? 100। समवर्ती सूची में कितना विषय? वर्तमान में 52 विषय। और राज्य सूची में कितना विषय? 61 विषय। ध्यान रखना है, 100 संघ सूची में, राज्य सूची में हो जाएगा आपको 61, और समवर्ती सूची में कितना हो जाएगा? 52 विषय हो जाएगा। आगे आपको बताना है 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा, जो वर्तमान में कितना भाषा? 22, और मूल संविधान में कितना था? 14 था, ठीक है। आगे आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि हस्तांतरण से संबंधित जो है, यानी 9वीं अनुसूची में संबंधित है, जो कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? ये दल बदल विरोधी अधिनियम, जो कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अब बात करें 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, जिसको कब जोड़ा गया? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है जोड़ा गया। पंचायती राज सूची देखिए, कहीं पे 92 देता है, कहीं 93 देता है, आपको नहीं लेके चलना है, इसवी के लेके कारण नहीं। 1992 ध्यान रखिएगा, 73वां 92 और 74वां जो है 93 ध्यान रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची में कुल कितना विषय है? 29। और 12वीं अनुसूची में कितना विषय? 18 विषय है, ठीक है। 18, 11, 29, ठीक है। यानी देखिए किनको कंफ्यूजन होगा, तो 12वीं अनुसूची में 29 विषय और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 11वीं से 12 जाएंगे ना, इसी में से 11 घटा लेना है, 18, 11, 29 होता है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। जो 12वीं अनुसूची में आखिर है क्या? तो नगर पालिका, नगर पंचायत। मन में ये भी जानते होइएगा, ग्राम पंचायत यानी पंचायत की तुलना में नगर पालिका का जो है संख्या क्या है? कम है ना, इसलिए विषय की संख्या क्या होगी? कम होगी। यानी 18 है 12वीं में, 11वीं में कितना? 29 हो जाएगा। आगे आपको बताना है
और 74वीं संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। सही है। आगे आपको बताना, अनुच्छेद से बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 बताना है क्या है। तो भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 भी है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है वो कितना है? 2 के तहत है। और अनुच्छेद 3 के तहत क्या हो जाता है कि जो वर्तमान राज्य है उस या फिर क्षेत्र है उसके सीमाओं में परिवर्तन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए, हाँ, संसद का वो अधिकार होता है। आपको बताते हैं दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, जितना आसान लगा उतना ही मुश्किल भी है। अब जानते हैं नए राज्यों की गठन की बात करते हैं तो कोई राज्य है, ठीक है, उस राज्य से एक नया राज्य का निर्माण कर दिया गया तो वो अनुच्छेद कितना के तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत होगा। क्योंकि 1 था 2 कर दिया तो किसके अकॉर्डिंग होगा? 2 के अकॉर्डिंग। और 3 की बात करते हैं तो जो राज्य है उसके सीमाओं में परिवर्तन यदि करते हैं, यानी बाउंड्री का परिवर्तन करते हैं, नहीं जैसे भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा साझा हुआ था उसके कारण जो है कौन सा राज्य? त्रिपुरा, जो कि तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसके कारण एक गलियारा बोलते हैं। कौन सा गलियारा के नाम से जाना जाता है? 3 बीघा गलियारा, यानी 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जो किस देश के संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। 3 के तहत बात करते हैं अनुच्छेद 4 में क्या है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 को मिलाकर अनुच्छेद 4 है, यानी तीनों को लागू करवाने का काम संसद का है, वो अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग है। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक ही, यानी संविधान में कुल भाग की संख्या 22 और जिसमें 1 से 4 तक क्या बोलिए? वो रहता है जब अनुसूची का बात आएगा, जैसे कि नए राज्य का गठन करना या निर्माण करना, तो वह फिर अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा ना। अनुसूची, हाँ, ये नहीं एकदम बिल्कुल सही है। अनुसूची 1 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का कि जो है अगर किसी नए राज्यों का गठन किया गया है तो किस 1 में जो है मतलब जो है संशोधन करने की बात होगी। अनुसूची 1 में संशोधन इसलिए करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल है ये बात, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आप जानते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर एक नया बनेगा यानी नया राज्य का निर्माण होता है तो उसमें तो 28 से 29 करना पड़ेगा ना, तो संशोधन करने की बात होगी तो अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं समझे इस बात को? यानी वर्तमान में अभी 28 + 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, अगर एक नए राज्य का निर्माण होता है तो कितना राज्य हो जाएगा? 29 राज्य हो जाएगा। और आप अनुसूची 1 में क्या है? राज्य और केंद्र के बारे में यानी केंद्र शासित प्रदेश का नामों का चर्चा है यानी उल्लेख है। तो इसमें जब तक संशोधन नहीं करेंगे तब तक कैसे डालेंगे हम? तो अनुसूची 1 में जो है संशोधन करना पड़ेगा, न कि अनुच्छेद में करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आपको बताता है कि ये हो गया भाग 1 यानी 1 से 4 तक। भाग 2 की बात करते हैं और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, जो भाग कहां से कहां तक हो, यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। पीछे कितना आनंद ले रहे हैं आप? सो रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए आप। समझे? होता है, गर्मी है, थोड़ा नींद आ जाती है। चलिए, तो बात करते रहे थे भाग 2 की, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की चर्चा की गई है, ठीक है। नागरिकता की चर्चा की गई है। अब नागरिकता बताना है। 5 अनुच्छेद 5 में क्या है ये बताना है। अनुच्छेद 5 में संघ 5 अनुच्छेद 5 में क्या है ये बताना है, ठीक है। देखिए, प से प्रारंभ में नागरिकता, हम लॉजिक से एकदम याद कराए हुए, कभी भूलिएगा भी नहीं, चाह के भी नहीं। यानी कोई बच्चा यदि जन्म लेता है उसे भारत की नागरिकता जो मिली हुई होती है वो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। यानी प्रारंभ से जो नागरिकता मिलती है वो अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 6 में क्या हो जाता है? तो देखिए, तो मतलब कहने का मतलब जो है बाहर यानी विदेश से बाहर आने वाला यानी पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता जो प्रदान की जाती है वो अनुच्छेद 6 के तहत, और यहां से पाकिस्तान जाने वाले को जो है अनुच्छेद 7 के तहत। यानी 6, 7 ध्यान में रहेगा। 6 आएगा यानी पहले आने की बात होगा तब न जाने। या भारत से जानते हैं यहाँ के लोग को जल्दी जाने दिया जाता है, यानी नागरिकता जल्दी नहीं समाप्त की जाती है, पहले आओ, नहीं जाता नहीं, अलग की बात है, यानी पहले आने की बात है। तो आने वाले को 6 के तहत, जाने वाले को 7 के तहत। अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता यहाँ के लोग ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ की नागरिकता एकल है। कहने का मतलब आप एक साथ 2 देशों का नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकते हैं।
तो जो है वह अगर दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण किए तो यहाँ का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? 9 के तहत। यानी नहीं रहेगा, मतलब 9(4) नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किए तो नहीं रहेगा, यानी 9 अनुच्छेद 9 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 10 बताइएगा। हाँ, अनुच्छेद 10 के तहत क्या होता है कि जो नागरिकता को बनाए रखने का काम जो होता है वो अनुच्छेद 10 के तहत होता है। और आपके नागरिकता के जो है कानून पे जो है, यानी जो संसद के पास अधिकार होगा वो अनुच्छेद 11 के तहत होता है। ठीक है, 5 से 11 तक समझे होंगे। 8 विशेष ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखने के लिए देख लीजिएगा और हर बुक में लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यानी जिस तरह से क्रम बताइए सब में लिखा हुआ, हमें लगता है लूसेंट में भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं, भाग 2 हो गया 5 से 11। भाग 3 की बात करते हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार की बात करते हैं। और मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत है। और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी ये भी पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसमें अनुच्छेद 12 इंपोर्टेंट है, क्योंकि 12 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मौलिक अधिकार के तहत जो है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 12 का। यानी राज्य का परिभाषा 2 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है, एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 12 के तहत, और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है अनुच्छेद 36 के अकॉर्डिंग। 12 36, ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है। थोड़ा फास्ट नहीं ना हो रहा है? चलिए, तो अनुच्छेद ये 12 हो गया। अनुच्छेद 13 में बताना है क्या है। एकदम देखिए, एकदम क्रम से याद रखिएगा ना तो हमेशा याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये अनुच्छेद आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने में सबसे पॉलिटी का सबसे टफ टॉपिक अनुच्छेद होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 की यदि हम बात करें तो यानी मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है, जो बनाने का काम संसद के पास होती है। यानी आपके अधिकारों को कम करने की विधि जो होती है वो संसद बना सकता है। और जैसे कि मौलिक अधिकार को कम करने की बात है तो राष्ट्रपति के द्वारा खत्म भी किया जाता है, जो आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, तो आपको ये बताना है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकार का जो है अल्पीकरण होता है, यानी कम किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग। बात करते हैं अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग क्या है जी। विधि के समक्ष। ठीक है, हम बताए थे 14 को 2 पार्ट में, एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि के समान संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 को 2 पार्ट कौन कौन? विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधि के समक्ष संरक्षण की बात करते हैं। और संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और समानता किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए, ये सब क्वेश्चन पे फोकस करिए, ये सब सेक्शन जो है बीपीएससी का फेवरेट चीज है ये। ठीक है, आप नहीं यकीन होगा 69वां बीपीएससी का, ये हाल 68वां बीपीएससी का क्वेश्चन लेके देखिएगा प्री का। प्री में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है, जो विधि का समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के। और संरक्षण किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे आपको बताना है आर्टिकल 15 में क्या है। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो है जाति धर्म यानी कहने का मतलब भाषा इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव की बात जो है, ये आर्टिकल 15 के तहत यानी भेदभाव नहीं करना है। 16 के तहत बताना है अवसर की समानता। ठीक है, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार। और ये क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था यानी प्री में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब सीधा समझिएगा, सरकारी नौकरी में जो सबको समान अवसर की बात की जाती है वो अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 17 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 18 बताना है। तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत होता है। उपाधियों का अंत अगर आपसे पूछ दे कि भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार चाहे पद्म की श्रेणी का कोई भी पुरस्कार हो वो किसके तहत है? वो अनुच्छेद 18 के तहत ही है। और सीधा सीधा एक भाषा में देता है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। उपाधियों का अंत का मतलब समझते हैं, पहले जो राय बहादुर का उपाधि ग्रहण कर लेते थे उस तरह का अब कोई उपाधि नहीं मिलने कोई ग्रहण करने वाला है। ठीक है, हाँ, वही है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत।
आगे अनुच्छेद 19 बताना है। 19 में स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत जो है कितने प्रकार की 6 प्रकार का अधिकार, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार 6 प्रकार का दिया गया है। अब उन 6 को चर्चा करते हैं बारी बारी से। पहले 7 था मूल संविधान में, एक को हटा के कितना कर दिया गया 6, और एक जो हटाया गया वो कौन सा अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था। और संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किसमें शामिल किया गया है, तो कानूनी अधिकार में यानी विधिक अधिकार में शामिल किया गया है, जो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 300 के क के अकॉर्डिंग है। ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 300 के क के अकॉर्डिंग जो है मौलिक ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। और आपको ये भी बताना है जो है संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद किस भाग के अकॉर्डिंग है, किस भाग के अकॉर्डिंग है, किस भाग के अकॉर्डिंग है। हम बहुत बढ़िया से बताए थे, ब से 12 यानी ब से 12 भाग 12 के अकॉर्डिंग है वित्त, संपत्ति और संविदाएं। तो जब ये इसमें संपत्ति की बात आ गई तो भाग क्या हो जाएगा, भाग 12 हो जाएगा। ब से वित्त, ब से 12 और वित्त, संपत्ति, संविदाएं एक साथ याद रखिएगा तीनों वर्ड को। भाग 12 के अकॉर्डिंग जो है संपत्ति का अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में किया गया है, जो अनुच्छेद 300 के क से स्टार्ट ही होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है अनुच्छेद कितना पर थे 19 में ना, 19 में बताया कि 6 और मिलता है जो ABCD करके है। उन 6 को देखते हैं एक क्रम से। देखिए मेरे साथ साथ चलिएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। इससे पहले कई बार कोशिश की होइएगा लेकिन अभी भी कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा तो हम पूछते हैं, पहले आप लोग बताइएगा फिर हम याद करवाते हैं। पहले 19 के A में बताइए क्या है, बोलने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। 19 का B में बताइए क्या है। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू है, सभा करने की। देखिए अब मेरा बात सुन लीजिए, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले 19 के A में बात करते हैं तो बोलने की आजादी। जिस व्यक्ति को बोलने आ जाएगा, कहने का मतलब क्या है, उसको क्या है कि वो कहीं भी लोगों के आसपास में बीच में बोल सकता है, यानी सभा यानी बैठक बुला सकता है कि आप आइए मेरे साथ चर्चा करते हैं। तो एक तो हो गया बोलने की आजादी। B क्या हो गया, सभा यानी बिना हथियार पूर्वक जो है सभा करने का आजादी B के तहत। अब जब सभा कर सकते हैं, आपके पास लोग हो जाए तो लोग हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो समिति बना सकते हैं यानी संघ बना सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा, जब आपके पास लोगों की संख्या रहे तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपसे लोग प्रभावित होंगे तो आप उसका संघ समूह बना सकते हैं कि आप मेरे साथ रहिए। तो संघ या समूह बनाने का अधिकार जो है 19 के C के तहत। ABC समझ गए, पहले बोलने का अधिकार, फिर एक साथ बैठने का अधिकार यानी जो है कहने का जो है मतलब एक जगह बुलाने, लोगों को बुलाने का अधिकार यानी हथियार पूर्वक जो है बुला सकते हैं। अगर अब फिर तीसरी बात क्या होगा, संघ या समूह बनाने का अधिकार 3 हो गया। 19 के 4 की बात करते हैं। जब आप समूह बना लिए हैं तो आपका कोई पार्टी, समझिए उसको एक तरह से पार्टी समझिएगा, तो आपके पार्टी को लोगों के पास तो जानकारी होना चाहिए ना कि आपका कोई पार्टी है, आपका कोई समूह है, उसमें लोग शामिल हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देश के कोने कोने में जाके आप भ्रमण करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता जो है 19 के 4 के तहत है, यानी 19 के D के तहत है। समझ रहे होंगे। अगर जब आप आवागमन कर रहे हैं, कहीं भी जा आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई जगह उसमें से पसंद आ जाए कि नहीं ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है, हम यहाँ बस जाएं। तो पहले ऐसा जगह था जम्मू कश्मीर जहां आप बस नहीं सकते थे, यानी रहने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब आप वहां भी बस सकते हैं। तो कोई भी जगह यदि पसंद आए तो आप वहां बसने था। इसमें हो गया क्या, देश के किसी भी कोने में बसने की आजादी जो है 19 के E के तहत मिलता है। आप कहीं बसेंगे तो आप वहां रहेंगे तो कुछ ना कुछ संपत्ति अर्जित करेंगे, और संपत्ति जो अर्जित करेंगे तो वो उसका कहना हुआ अब सरकार का कि अब संपत्ति हम नहीं रहने देंगे, ठीक है, तो संपत्ति नहीं रख सकते। तो 19 के F में पहले संपत्ति था जिसको हटा दिया गया, ठीक है, यानी F को क्या किया, हटा दिया गया, यानी संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, तो अगर संपत्ति नहीं रख सकते हैं तो आपको जीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो G फॉर जीविकोपार्जन, यानी जीविकोपार्जन के लिए व्यापार या व्यवसाय जो है आप कर सकते हैं। 19 के किसके तहत हो जाएगा, G के तहत हो जाएगा। समझे हैं सभी लोग, ध्यान में रहेगा, ठीक है। ये मैचिंग टेस्ट में भी पूछ देता है, या कोई इनमें से कोई एक उठा के रख देगा, आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, बोलिएगा आप लोग साथ साथ। 19 के A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 के B में बताइए क्या है, शांति पूर्वक यानी जो है सभा करने की स्वतंत्रता, हाँ ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता 3 हो जाएगा।
उसके बाद 4 में क्या हो जाएगा, तो देश में कहीं भी आवागमन की बात करते हैं 4 हो जाएगा। और 5 में क्या हो जाएगा, तो कहीं भी बसने यानी आवागमन करने कोई जगह अच्छा लगा तो क्या करेंगे, बस जाएंगे, 5 हो गया। 6 में क्या हो जाएगा, तो 6 में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। 7 की बात करते हैं, 7 में क्या हो जाएगा, जीविकोपार्जन यानी जीने के लिए जो है आप कुछ न कुछ व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, जीविकोपार्जन की बात करते हैं। आगे आप जानते हैं, आगे यानी टोटल 6 ही है वर्तमान में, 7 वो था जिसमें से 1 तो हटा ही दिया गया। कोई दिक्कत है कि नहीं कोई इसमें? आगे बात करते हैं अनुच्छेद में, अब बताते हैं, सुन लीजिए अब मेरी बात को। बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जो होता है उसका काम है बोलने का, कुछ भी कहीं पर भी जो है सिर्फ मान हानि नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, यानी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बाकी प्रेस कुछ भी बोल सकता है, तो बोलने की स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग जो है प्रेस की स्वतंत्रता 19 के क के अकॉर्डिंग ही है। आगे इसी में पूछा जाता है कि हम सभी भारतीय जो है अपने अपने घरों पर जो है तिरंगा फहरा सकते हैं, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो 19 के 1 के ए में है, यानी 19 के क में है। कहीं अपने अपने घर पर अब देखते हैं तिरंगा फहरा रहे हैं ना, 2002 से है, उससे पहले नहीं लगा सकते थे, हर किसी को अधिकार नहीं था फहराने का, ठीक है जी। आगे आपको बताना आर्टिकल 19 तक हमें उम्मीद है कि पूरा समझे होंगे एक एक अनुच्छेद करके। एक बार घर पर जाके फिर से जो है वीडियो को देख लीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो बुक को लीजिएगा, सभी बुक में तो एक देश से सारा आर्टिकल लिखा हुआ भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा एक बार इसे रिवीजन कर ले, ठीक है। आगे दूसरी बात अनुच्छेद 20 की करते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संरक्षण में, ठीक है, तो अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 20 की बात है। यानी कहने का मतलब यदि आप अपराध कर रहे हैं तो आपको दोष सिद्धि करना पड़ेगा, तो जिसकी चर्चा किस में होती है, अनुच्छेद 20 के तहत होती है। और अनुच्छेद 22 का संबंध दोनों से मिलता जुलता है, जो रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 22 में क्या है बताना है। तो अगर आप जो है कहने का मतलब क्या है कि आप अगर वैसा क्राइम करते हैं ना, तो कुछ दशाओं में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, यानी गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण, यानी कि आप कुछ दशा में गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोनो काम कीजिएगा, इसको कोनो क्राइम कर दिया, गलती हो गई, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई गिरफ्तार कर लेगा, आपको मारना पीटना शुरू कर दे। इस चीजों से संरक्षण जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 22 करता है। आप क्राइम किए तो उससे भी संरक्षण की बात करते हैं, यानी दोष सिद्धि करने के लिए जो संरक्षण की बात करते हैं 20 के तहत। और जो है गिरफ्तारी के संबंध में निरोध यानी कि संरक्षण जो होता है वो अनुच्छेद 22 के तहत ही होता है। और इसी अनुच्छेद में कहा क्या गया है 22 के तहत, जो है कोई भी व्यक्ति यदि कोई क्राइम किया है, अगर उस व्यक्ति को यदि अरेस्ट करता है पुलिस, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है किसी भी न्यायालय के अंतर्गत जो है प्रस्तुत करने की बात जो है अनुच्छेद 22 के तहत है। उस व्यक्ति को अपने मन पसंद के वकील से सलाह मशवरा लेने की भी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 22 के तहत ही दी गई है। तो अनुच्छेद 20-22 में अंतर समझे होंगे, ठीक है। यानी 20 में क्राइम करने की बात है, यानी दोष सिद्धि की बात करते हैं, और 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संबंध में निरोध की बात करते हैं। आगे अनुच्छेद बीच में बचता है एक 21, और अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिक्षा नहीं, अनुच्छेद 21 यदि आप फांसी लगा के भी मर जाते हैं ना, इसका भी अधिकार आपको नहीं है, यानी जिसे कहा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आप देखे होंगे गांव में यदि कोई जहर खा के मर जाए या फिर फांसी लगा सुसाइड कर लेता है, उस स्थिति में पुलिस के आने से पहले कोशिश करता है चलो सबको जो है यहाँ से हटा दे। ऐसा क्यों किया जाता है समझते हैं? क्योंकि आर्टिकल 21 का वहां पे हनन होता है और उसके घर वाले से ये जवाबदेही देना पड़ता है आखिर क्यों मरा, आखिर सुसाइड क्यों किया गया। आप किसी भी व्यक्ति को, यानी स्वतंत्र जीने का अधिकार हर किसी को है, हर बच्चे को है। आप उसे जो है ट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या, जब उसका शोषण नहीं कर सकते हैं तो अनुच्छेद 21 का ही वहां पे हनन होता है। तो इसे समझ सकते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही है। और अनुच्छेद 21 के 1 में भी इस बात को जोड़ा गया, शिक्षा का जो अधिकार को जो है, यानी कहने का मतलब मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में, जो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके, ठीक है, जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जिसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 का। 23 और 24 दोनों मिलता जुलता है और दोनों में कंफ्यूजन है। फिर तो हाँ, 23 में है बलात् श्रम और 24 में है बाल श्रम, दोनों में अंतर है। देखिए बलात् श्रम और बाल श्रम आप समझ सकते हैं। बलात् श्रम का मतलब होता है कि जबरदस्ती आप किसी को काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम यानी होता क्या है कि जबरन जो है किसी व्यक्ति को आप ले लिए, कहने हम 5000 का महीना तुमको देंगे, काम करना ही पड़ेगा, यानी तो कोई व्यक्ति आपको क्या करेगा, 5000 का महीना पे बेच देगा। कहने का मतलब ये काम करेगा, आप 5000 का महीना हमें दे, तो ये बलात् श्रम होता है।
कहने का मतलब किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी महिलाओं को आप बेच नहीं सकते, यानी काम पे नहीं लगा सकते हैं, वो अनुच्छेद 23 होता है। और बाल श्रम का मतलब होता है कि जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है कारखाना यानी कल कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग होगा, अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग। समझे हैं अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23 में, दोनों में अंतर समझ गए होंगे बढ़िया से। और ये दोनों पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे। बात करते हैं अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। हम तो आपको यहाँ पे बताने रहे कौन कौन सा स्वतंत्रता होता है। तो पहले आर्टिकल 14 से 18 तक क्या होता है, समानता का अधिकार की बात करते हैं। 18 से के बाद जो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और 22 के बाद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, और 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और 29-30 में जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 के तहत है। हम पहले 25 से 28 तक की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है सिख धर्म को आप कृपाण धारण करने की क्षमता। देखिए पहले तो है क्या, आप किसी भी धर्म को जो है धारण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 में है। अब प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो उसके लिए आप कहने का मतलब क्या है, उसकी जो भी रीति है उस चीज को मान सकते हैं आप। तो मानने पहले धारण करने की बात 25 में है, 26 में जो है उसके तहत आप चल सकते हैं, आप मान सकते हैं, जैसे कृपाण धारण वगैरह ये सब 26 के अकॉर्डिंग होता है। और 27 के अकॉर्डिंग क्या होता है, नहीं एक मिनट, 26 के अकॉर्डिंग जो है, 26 के अकॉर्डिंग है किसी भी धार्मिक संस्कारियों का जो है प्रबंध कर सकते हैं। 25 में आप धार्मिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके तहत प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका जो धार्मिक कार्य होता है, जैसे यज्ञ करने की बात करते हैं, अष्टयाम करने की बात करते हैं, वो आप अनुच्छेद 26 के तहत है। और ये 26 के तहत है। अगर अष्टयाम करते गाँव में आप देखते होंगे, यज्ञ करते हैं, लोग क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, अकेले तो कोई लोग नहीं ना करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। और अनुच्छेद 27 में बताया गया है कि आप किसी भी जो है यानी किसी भी धार्मिक कार्यों के लिए जो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, और वो टैक्स फ्री होगा, यानी उस पर जो है गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग सकती है। कभी उस पर कोई चर्चा करने की कोई बात होती है, नहीं ना होती है, तो वो टैक्स फ्री होगा अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, किसी भी स्कूल में यानी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में जो है किसी भी धर्म विशेष का जो है आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 25 से लेकर 28 तक। 25 में क्या हो गया, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में क्या हो गया, आप उसका जो है प्रबंध यानी कहने का मतलब धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, 27 में क्या है, तो धार्मिक कार्यों के लिए आप जो चंदा इकट्ठा करेंगे वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। और 28 में क्या होगा, तो किसी भी धर्म विशेष पर जो है शैक्षणिक संस्थानों में जो है शिक्षा नहीं दे सकते। 28 में हो गया, यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं अनुच्छेद 29-30 जो कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए खास करके मिलती है। तो तो भाषा के आधार पर यानी कहने का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो जो है अपने लिए शिक्षण संस्थान को जो है स्थापित कर सकते हैं, और अपने जीविकापार्जन के लिए भी कर सकते हैं। वो अनुच्छेद 29-30 रिलेटेड है। बात करते हैं B.R. अम्बेडकर के, क्या हुआ 29 में भाषा लिपि संरक्षण, और 29 में जो मतलब 30 हम बताते हैं। 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण जो मिलता है, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण 29, और अल्पसंख्यक वर्गों का जो है शैक्षणिक संस्थानों का स्थापना कर सकता है, वो अनुच्छेद 30। एकदम सही है भाषा इसमें, ठीक है। और अनुच्छेद 31 की बात नहीं करते क्योंकि अनुच्छेद 31 भी संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड था। कंडीशन में ना 30 में है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कर दे उसको मना भी नहीं कर सकता, अगर वोट देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी शिक्षण संस्थान हाँ हम अपने धर्म के लिए चला रहे हैं तो हम राज्य सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको आप पैसा दीजिए। बिल्कुल सही है, तो वो सही है। आगे 31 बताए, 31 तो समाप्ति है। 32 की बात करते हैं, B.R. अम्बेडकर साहब की बात करते हैं। तो B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है, देखिए वो तो अनुच्छेद बात बता रहे हैं क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। आप बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है 32 के बाद आता है अनुच्छेद 39 तक। चलेगा, अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 50 तक लेके चलते हैं, ठीक है इसमें, क्योंकि देखिए थोड़ा सा जाना जरूरी है और ज्यादा भी हो जाएगा तो फिर न के बराबर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में क्या है, तो अनुच्छेद 39 के द्वारा जो है राज्य द्वारा अनुसरण किया गया जो कुछ जो है तत्व है यानी कुछ नीति है, वो अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग होता है। क्या है, राज्य के द्वारा जो है अनुसरण किया गया नीति जो है अनुच्छेद 39 के तहत ही होता है। और अनुच्छेद 39 के क ख ग में बांटा गया है, जो कि अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि निःशुल्क न्याय की बात की गई है, यानी विधि सहायता जो विधिक सहायता की बात की गई है अनुच्छेद 39 के क में ही है।
ठीक है। और 39 के ख में क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 39 का ख भी। समान काम के लिए समान देखिए सहकारी समितियां करके कुछ है उन, हाँ सहकारिता करके दिया गया है, देख लीजिएगा एक बार। 39 के ख में हो जाता है। और 39 का ग में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन। जो समान काम के लिए समान वेतन जो है 39 के क के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और ग के अकॉर्डिंग जो है धन का समान संरक्षण की बात करते हैं, यानी जो है देखिए ना वही होगा, वही सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण ख में है। 39 ख में है ना, सार्वजनिक धन का वही स्वामित्व तथा नियंत्रण जो है 39 के ख में हो जाता है। और ग में क्या है, एक बार बोल दीजिए। समान काम के लिए समान वेतन लिखा गया है ग में, धन का समान वितरण। हम बताए ना, अभी जस्ट अभी बता रहे थे हम, बताए समान काम के लिए समान वेतन जो है 39 के क के अकॉर्डिंग ही मिलता है। और 39 के ग के अकॉर्डिंग जो है धन का समान वितरण होता है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो धन का जो है समान वितरण की बात करते हैं जो 39 के ग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आगे बात बताइएगा 39 का, ये 39 के बाद 40, अनुच्छेद 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है, पंचायती राज नहीं, ग्राम पंचायतों का गठन है, वो अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग है। और आप पंचायती राज की यदि बात करते हैं ना, तो वो अनुच्छेद 243 में चला जाता है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 में चला जाता है पंचायती राज। और अनुच्छेद 343 में चला जाता है भाषा, ठीक है। 343 के तहत जो है 343 से 51 तक है। और भाषा हिंदी जो है यानी देवनागरी लिपि होगा, वो अनुच्छेद 343 में ही है, ठीक है। यानी अभी हिंदी भाषा का लिपि कौन सी है, देवनागरी। और देवनागरी लिपि की बात की गई है अनुच्छेद 343 में। 243 में क्या बताए, पंचायती राज की बात। और अनुच्छेद 40 में क्या बताए, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 41 में बताना है क्या, तो कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार है, यानी आप बूढ़ा हो गए कहने का मतलब, ठीक है। तो कुछ दशाओं में काम का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग है। और अनुच्छेद 42 के अकॉर्डिंग क्या है, अनुच्छेद 42 तो 42 अनुच्छेद जो है प्रसूति सहायता के लिए जो है अनुच्छेद 42 है, प्रसूति सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, तो कुटीर उद्योग की बात करते हैं। प्रसूति सहायता का मतलब क्या जो है, यानी प्रसूति के लिए जो है ना, जो मतलब सरकार के द्वारा जो दिया जाता है 1400 रुपया या जो भी दिया जाता है महिलाओं को, वो प्रसूति सहायता के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 42 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो ब्लॉक में दिया जाता है ना, वो प्रसूति सहायता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या है, कुटीर उद्योग की बात करते हैं, यानी कामगारों के लिए कुटीर उद्योग का विकास जो है 43। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, जो एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। समान सिविल संहिता बोलते हैं, जो किसमें है, गोवा में। अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 45 बताइएगा, अभी जस्ट बताए थे, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष से कम बच्चे की आयु को जो है शिक्षा अनिवार्य जो है वो अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। 14 हो गया। नहीं, देखिए हम बताते हैं आपको, 0 से 6 वर्ष के लिए आंगनबाड़ी की बात करते हैं पहले। नहीं तो सुनिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए ना। अनुच्छेद 21 में संशोधन करके जो है ना, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था इसको, कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है, जो आंगनबाड़ी की बात करते हैं, वो अनुच्छेद 21 में संशोधन करके अनुच्छेद 45 को में इंक्लूड किया गया था, कि जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य रहेगा, यानी आंगनबाड़ी की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 के बाद हो गया 47, बताइएगा। 47 हो गया कि राज्य सरकार का कर्तव्य होगा पोषण, हाँ, राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है कि पोषण के स्तर को जो है बनाए रखेगा। और इसी के तहत जो है बिहार में शराबबंदी है, जो कि पोषण के स्तर को बिगाड़ने का काम करता है शराब, इसलिए बिहार सरकार के द्वारा जो है शराब को बंद किया गया था, जो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, आर्टिकल 47 का प्रयोग करके बंद किया गया था। क्या हुआ, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48। 48 में 2 है, तो देखिए, तो पहले ध्यान समझिएगा। 48 में पहले है कृषि एवं पशुपालन, और 48 के क में जब जाएंगे तो पर्यावरण का संरक्षण, यानी कहने का पहले कृषि पशुपालन के बाद जो है पर्यावरण को बचाए रखेंगे तब ना कृषि बढ़िया से होगा। तो कृषि पशुपालन की बात करते हैं 48 में, और 48 के क में क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण जो है 48 के क में होगा। बात करते हैं 49 का, आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का काम जो है सभी भारतीयों का कर्तव्य है। ये जो किसके अकॉर्डिंग है, आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग है। बात करते हैं आर्टिकल 39 बोला गया था, 49 हो जाएगा। आर्टिकल 50 में क्या है, तो 50-50 की बात करते हैं, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण जो होता है अनुच्छेद 50 के अकॉर्डिंग है, यानी 50-50। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का मतलब क्या होता है, अलग करने की बात करते हैं 50।
आर्टिकल 51 में क्या होता है ये बताना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के, हाँ देख सुन लीजिए, हमारे भाषा में याद रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। विदेश नीति की बात करते हैं, एक भाषा में सीधा सीधा दिया रहेगा, विदेश नीति किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 51, यानी अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौता की बात करते हैं, वो आर्टिकल 51 में है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौता की बात क्या है, विदेश नीति है, तो जो अनुच्छेद 51 के तहत है। अनुच्छेद में आज यहीं तक रहने देते हैं, कल बात करेंगे आगे जो कि भाग यानी कि जो है भाग 5 के अकॉर्डिंग जो है 52 से लेके 151 तक जो है जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे, जो कि किस में शामिल होती है, संघ में। इससे नहीं पूछ रहे थे वैसे, ठीक है। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा हिंट के लिए जरूरत पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक नजर पड़ना चाहिए क्या है, उससे रिलेटेड बातें जो है अपने आप आ जाएगी। और एक क्रम में हम जानते हैं सीधा सीधा, जिस दिन से सोच लीजिएगा ना कि एक क्रम में हमको याद करना है, या फिर उस दिन से समझिए याद होने लग जाएगा, नहीं तो सोचिएगा बार बार पढ़िएगा भूलते जाइएगा। आप एक बार सीधा, कुछ लगता नहीं है, घर पे सोते वक्त आराम से मन में आर्टिकल 1 से 50 तक दौड़ा दीजिए दिमाग में, कौन में क्या है नहीं है, नींद नहीं आएगा उठ के किताब देखने लग जाइएगा, उसमें नहीं देखिएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। ये होता है जो पढ़ने का ललक जो होता है, इस तरह जगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। भारत में जो सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा में, ठीक है, जो कि कौन सा बड़ा है, लंबा ऊंचा में जो है, जिसमें बताना है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। आगे बताना सबसे बड़ा पशु का मेला जो है अपने बिहार के सोनपुर में लगता है, सही है, 1860 से, सही है। आगे बताना सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो वूलर झील होगा। कैस्पियन सागर कहाँ जा रहे हैं, रूस में पड़ता है, और वो ठीक है, क्या हुआ 1800 कितना होगा, 60, सही तो है, 60। सबसे ऊंचा है चोलामू झील सिक्किम में सबसे ऊंचा झील है, ठीक है। सुन लीजिए, सब बात करेंगे एक एक करके, जो एग्जाम में पूछा जाता है उतना चीज जरूर पूछेंगे, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार तो सभी लोग को पता होगा, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं, अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण जो कहाँ है, कुतुब मीनार के गेट पर है, यानी कहने का मतलब दिल्ली में है, ठीक है। और 72.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 73, लगभग 73 की बात करते हैं। चलिए आगे बताना है सबसे बड़ी झील बताए, वूलर झील, जो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। एक है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भाखड़ा बांध, और सबसे लंबा बांध की बात करते हैं, हीराकुंड बांध। देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध, ठीक है, दोनों लगता है कि जो दोनों में से कभी हीराकुंड मार देते हैं, कभी जो है जो भाखड़ा नंगल मार देते, कहने का मतलब। तो भाखड़ा बांध की बात यदि हम करते हैं, जो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और हीराकुंड जो है सबसे लंबी बांध की बात करते हैं, जो कि किस नदी पर है, महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और भाखड़ा बांध जो है ये पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर पड़ता है, ठीक है। देखिए हीराकुंड लिखते हैं, भाखड़ा लिखते हैं, दोनों में बड़ा यानी लिखने में लंबाई यानी चौड़ाई किसका ज्यादा होता है, हीराकुंड का ना, तो लंबा कौन हो जाएगा, हीराकुंड। और भाखड़ा क्या लगता है, भाखड़ा मतलब लगता है टीला टाइप का नहीं होगा, यानी ऊंचा की बात करते तो कौन हो जाएगा, भाखड़ा नंगल बांध हो जाएगा। आगे बताना है सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान कौन सा है, थार रेगिस्तान है, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, सही है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, गुफा मंदिर की बात करते हैं, कैलाश गुफा मंदिर हो जाएगा, जो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था, जो कि पत्थरों को काट कर कैलाश। आगे बताना आपको सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, हाँ ठीक है, तो नेशनल ये जो है सॉरी जूलॉजिकल गार्डन जो है, जो कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, कुरुगर नेशनल पार्क है, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होगा, कुरुगर नेशनल पार्क, जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर कौन सा होगा, जो कोलकाता में पड़ता है, नेशनल ये जो है जूलॉजिकल गार्डन जो है कोलकाता में। आगे बताना आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, सही है। आगे बताना है सबसे लंबी सुरंग जो है, जो कि सड़क सुरंग, जवाहर
सुनिए, इसी का नाम जो बदलकर चेनानी नासरी सुरंग किया गया। चेनानी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। आगे आपको बताना है सबसे लंबी सुरंग जो है रेलवे सुरंग कौन सा है? पीर पंजाल सुरंग हो जाएगा। पीर पंजाल सुरंग जो कहाँ पड़ता है? ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है और पीर पंजाल सुरंग की लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। 11.215 किलोमीटर पीर पंजाल का है। और इससे पहले अभी जस्ट बताए थे चेनानी नासरी का जो है लंबाई कितना है, तो 9.2 किलोमीटर। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम कॉरिडोर हो जाएगा सबसे बड़ा कॉरिडोर। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सबसे लंबी नदी बताइएगा। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी होगा ना। विश्व में नहीं पूछ रहे, भारत की बात कर रहे, पहले ही बता दिए थे भारत में, ठीक है। तो जो है सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गंगा नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना नदी। जो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक नदी है यमुना, ठीक है। आगे आपको बताना मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, सही है। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, चिल्का हाँ, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और सांभर झील जो है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, सही है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइएगा। NH-44 हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई हाँ NH-44 की लंबाई देखिए तो सबसे NH-44 का कितना है? ये 4000 के आसपास है, सही है, 4000 के आसपास है। कितना है? यानी सॉरी 40-75 होगा, ठीक है। 40-75 किलोमीटर जो है, 575 नहीं होगा, 40-75 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि NH जो है 44 की लंबाई है। और पहले NH7 जो सबसे लंबा था, जिसका लंबाई था 2369 किलोमीटर NH7 का था। जो NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता था? वाराणसी से कन्याकुमारी। और NH8 जो था वो कहाँ से जाता था? दिल्ली जयपुर होते हुए मुंबई जाता था। इसको याद करने का पहले तो ट्रिक था, अभी भी सभी लोग याद करना पड़ता है, एग्जाम में पूछ भी देता है कि NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो इसके लिए जो है NH8 बताइए कहाँ से कहाँ तक है? NH8 अभी बोले भी है हम, देखिए तो NH8 जो है ना बोलते थे कि दिल जाए मुंबई, ठीक है, यानी दिल्ली जयपुर होते हुए मुंबई NH8 हो जाता है, ठीक है। 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का मुंबई होगा ना, महाराष्ट्र, ठीक है। आगे आपको बताना है, देखिए सबसे ऊंचा वाला जो है गुरुत्वीय बांध बोले थे तो भाखड़ा बांध है। और एक सबसे ऊंचा सीधा बांध बोलेंगे तो वो टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध अगर बोलेंगे ना तो सीधा टिहरी बांध होगा, और गुरुत्वीय बांध लगेगा तब जाके भाखड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, टिहरी मतलब क्या लगता है? टीला नहीं लगता है, हम उस समय बोला गया था टिहरी यानी टीला, यानी कहने का मतलब ऊंचा, तो टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। और लंबा की बात करते थे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, महानदी, ठीक है। हॉरिजॉन्टली लंबा है, जी जी, हीराकुंड जो कि लंबा है 26 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। और जो है ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध जो है वो 260 मीटर का है, टिहरी बांध है, जो कहाँ पड़ता है? टिहरी बांध कहाँ? उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी नदी। आगे बताना है सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल हो जाएगा, चर्च जो है गोवा में पड़ता है। सेंट कैथेड्रल चर्च जो है वो गोवा में पड़ता है, सबसे बड़ा गिरजाघर। आगे बताना है आपको डेल्टा 9 बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा। नर्मदा के साथ डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती नदी भी, जो अमरकंटक से निकलती है जो नदी, वो डेल्टा नहीं बनाने का काम करती, यानी वो एस्टुअरी बनाती है। जो कौन सी नदी होगी? नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको बताना है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, वो दूसरे तरफ से निकलती है। 3 नदी निकलती है, नर्मदा, ताप्ती और सोन, ठीक है। और सुन लीजिए ना, नर्मदा, ताप्ती और सोन, और एक साइड से महाबलेश्वर के पास जो ये महानदी भी निकलती है। क्या हुआ? अच्छा कोई बात, टेंशन नहीं लीजिए, ज्योग्राफी भी होगा, ठीक है, बढ़िया से। उसमें नदी के बारे में एक जगह एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसे जान लीजिए अमरकंटक से 3 नदी के बारे में देता है, नर्मदा, ताप्ती और सोन, ठीक है, ठीक। और वो तीनों नदी तीनों दिशा से निकलती है, ठीक है।
आगे आपको बताना है सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में कौन सा है। बहुत आसान है, राजस्थान हो जाएगा। सोन नर्मदा ताप्ती नहीं, ताप्ती की जगह पे महानदी पश्चिम से निकलती है ताप्ती। सोनम है ना, आपको हम बताते हैं, देखिए नर्मदा ताप्ती सोन है। ताप्ती नदी भी जो है अमरकंटक के पास से ही निकलती है, अमरकंटक के पास से ही निकलती है, ठीक है। इस चीज को देखिएगा थोड़ा सा गौर से, उसी के पास से नदी निकलती है, रिलेटेड है, ठीक है। क्या हुआ देखिए, अगर ताप्ती की बात, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ताप्ती लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा ना। गोमतेश्वर की मूर्ति पहले था श्रवणबेलगोला कर्नाटक, अभी क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ में स्थापित की गई, गुजरात में की गई, सही है। आगे आपको बताना जो कितना मीटर ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और ये फैला हुआ है करीब करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास इसका जो कंपाउंड बना हुआ है जी। गुजरात में विधानसभा सीट 182 है, उसी हिसाब से 182। हाँ अच्छा, गुजरात में देखिए 25-10-182, गुजरात में नहीं 25 नहीं 26-11-182, ठीक है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधान परिषद की संख्या, विधानसभा की संख्या जो है 182 है। विधान परिषद तो है नहीं, लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182 सब है। जितना अभी आगे लोकसभा राज्यसभा की चर्चा होगी आपको सारा याद हो जाएगा, देखिएगा ना, आपको लगेगा सिर्फ इतना ही सोचेगा, अगर किसी पर्सन को याद हो सकता है तो हमें भी याद हो सकता है। और ये समझिए एक लंबे संघर्ष के बाद याद होता है, खास करके लोकसभा राज्यसभा का सीट तो जो है जल्दी नहीं याद होता है, बार बार पढ़िएगा आपको, हाँ, लेकिन बार बार नजरों से गुजारना पड़ेगा, अपने आप याद होगा। अगर आंध्र प्रदेश में बोलेंगे तो 25-10 हो जाता है, कर्नाटक में बोलेंगे तो 28-12 होता है, यानी 28 लोकसभा 12 राज्यसभा, ठीक है। विधान ज्यादा पे नहीं जाइए, ठीक है, हम बताते हैं विधानसभा सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर, सुन लीजिए, विधानसभा जो है ना सिर्फ पॉपुलर जो स्टेट है ना, अपने पड़ोसी राज्य जो है कोशिश करिए उसका याद रखने का, सबका नहीं याद रखेगा। और ये तभी आपको याद होगा जिस समय जिस राज्य में चुनाव होता है ना, उस समय थोड़ा सा नजर डाल दीजिए ना, तो आपको विधानसभा का सीट सब राज्य का याद हो जाएगा। जिस समय चुनाव होती है उस समय विधानसभा चुनाव होता है तो पता चलता है, कभी ये कई क्रम में होता है, कई चरण में होता है, कभी 3 राज्य में होता है, कभी 5 राज्य में होता है, और पता चलता है कि कहाँ पे किसका सरकार बना, ठीक है। हाँ, तो उससे आपको याद हो जाएगा विधानसभा। लेकिन लोकसभा राज्यसभा तो इसे पता है, क्योंकि एक ही साथ होता है, तो आप एक साथ होता है तो सब कितना पे नजर दे पाइएगा, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। केरल में पूछा जाता है लोकसभा और राज्यसभा का संख्या कितना है, 20-9 होता है केरल में, ठीक है। 20 लोकसभा राज्यसभा का संख्या 9 हो जाता है, ठीक है, ठीक। उड़ीसा में अगर पूछे तो 21-10 हो जाता है, 21 लोकसभा 10 राज्यसभा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ बोले तो 11-5 हो जाता है, 5 राज्यसभा है 11 लोकसभा है, ठीक है। अब राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो 25-10 जो है 25 लोकसभा 10 राज्यसभा, जो और टोटल जो है 200 विधानसभा भी है राजस्थान का, ठीक है। चलिए आगे आइए, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न हो जाएगा भारत का सर्वोच्च सम्मान। और भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान की बात करते हैं तो परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद जो है वीर चक्र होता है, वीर चक्र के बाद महावीर चक्र होता है, ठीक है। आगे आपको बताना सबसे ऊंचा टीवी टावर पीथमपुरा हो जाएगा, ठीक है, जो कि दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बताना है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो है दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है, सोच के बोलिए। हाँ, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। अगर सीधा सीधा पूछ देते सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात हो जाता, ठीक है। और सबसे लंबी तटरेखा यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है, सबसे लंबी तटरेखा वाला जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है गुजरात के कंपेयर में भी बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय वाला क्षेत्रफल वाला यानी राज्य जो है बड़ा जो है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल महाराष्ट्र का, इसलिए महाराष्ट्र हो जाएगा क्षेत्रफल। आगे आपको बताना है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई, जिसका नाम नहावा सोवा बंदरगाह भी है, ठीक है। इसमें रहने देते करंट लाइए थोड़ा सा, 10 मिनट करंट पूछते।
देखिए एक क्रम से चल रहा है, 10-10 दिन का करंट भी चल रहा है, पता भी नहीं चलेगा पूरा। जो जितना जरूरत का रहेगा ना, सिर्फ पेशेंस से सुनते रहिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक नजर पढ़ भी लीजिएगा घर पे और बेहतर होगा। और टारगेट करिएगा घर पे कम से कम जब करंट एग्जाम के टाइम आ जाए तो 1 महीना का करंट 1 दिन में खत्म करने का। कुछ नहीं है, उसको एक नजर देख लीजिएगा, ऑप्शन से जरूर छांट लीजिएगा, ठीक है। करंट यही सबसे बेस्ट जरिया होता है। डेली आप सोचेगा कि आज का करंट आज पढ़े, 2 घंटा समय दे, ये चीज संभव नहीं है, ठीक है। वो बेकार है, हम समझते हैं जहां तक बेकार है। देने के लिए आप देते रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो हम समझते हैं। लेकिन जब एग्जाम रहे, कोशिश करिए 1 महीना पहले से आप लग जाइए। डेली 1 दिन का पढ़िए ना, 1 साल का करंट आपको पढ़ना जरूरी होता है। 12 दिन में 1 साल का करंट खत्म हो रहा है, 3 बार रिविजन करिएगा आप। और 1 महीना का करंट पढ़ने में 2 से 3 घंटा आप कंटिन्यू दीजिए ना, कंसस होकर आराम से होगा, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, किस राज्य सरकार ने जो है इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? जगदीशपुर रखा है, सही है। आगे बताना है जो है 2023 में किसने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो है मेंस खिताब का जिंगल्स का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो है कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच जो है ये किस देश के खिलाड़ी है? तो सर्बिया के खिलाड़ी है, सही है। आगे आपको बताना है गर्भवती महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य गर्भ ऐप जो है यानी एम्स और किस आईआईटी के द्वारा विकसित की गई है? तो एम्स के साथ साथ जो है आईआईटी रुड़की के साथ जो है विकसित की गई है। कौन सा ऐप जो है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो है स्वस्थ गर्भ ऐप जो है शुरू की गई है। हाँ, आगे बताना आपको 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के जो है कहाँ? फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में जो है तो शिल्प ग्राम जो है मेला का जो है आयोजन किया गया, सूरजकुंड मेला का। सूरजकुंड मेला वैसे भी पॉपुलर है, हरियाणा का ही मेला है और ये 30वां संस्करण है। आगे बताना मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किस व्यक्ति जीता है 2023 में? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 में किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? तो डॉक्टर पैगो मोहन को जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। आगे आपको बताना है काला घोड़ा महोत्सव जो है किस राज्य में? तो काला घोड़ा महाराष्ट्र जो है मुंबई में। आप सीधा मुंबई में मनाया जाता है, तो काला घोड़ा कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, मुंबई। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस जगह से किया है? तो बेंगलोर से किए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुरुआत कहां से? बेंगलुरु से किया। आगे आपको बताना है किसने यात्रियों के लिए जो है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की है? तो व्हाट्सएप पर जो है फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, ये इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है, इंडियन रेलवे के द्वारा जो है। आगे आपको बताना है इसरो के लिए जो है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? यानी इसरो के लिए जो है स्पेस फ्लाइट जो है प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित की जाएगी। आगे आपको बताना है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है कहां में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है ना, इनके द्वारा जो है आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जो है कहां में शुरू किया गया है? गोवा में शुरू किया गया है। आगे बताना है ग्रीन बॉन्ड को जो है जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया? इंदौर बना है, जो कि मध्य प्रदेश। और स्वच्छ शहर में अभी जो है कंटिन्यू मेंटेन अपना बरकरार करके रखा है, 4थी बार इंदौर रखा है। 6ठी है, छठा हो गया ना, ठीक। आगे आपको बताना है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन किसके द्वारा किया गया है? यानी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो ये जो है अप्सरा अय्यर को चुना गया है। आगे बताना है नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो है किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, नहीं गलत हो गया। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये मोंटी देसाई को किया है, यानी मोंटी देसाई को जो है नेपाल क्रिकेट जो है यानी एसोसिएशन के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, मोंटी देसाई। आगे आपको बताना है दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया? भारत बन गया है, सही है। बताते हैं एनटीपीसी के लेवल 3 अरे पूछा था, खीरा के उत्पादन में पहला देश जो है भारत हो गया, जो कि हम गलत करके आ गए थे। हम खीरा पढ़ नहीं रहे थे, यहाँ हम सोचे हीरा होगा, रूस मार दिए थे, ठीक है, जो कि गलत हो गया। तो खीरा के उत्पादन में जो है भारत पहले स्थान पे है। तो इसलिए ये नहीं जान सकते कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, सिर्फ आना चाहिए। आगे आपको बताना है किसने जो है नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड जो है 2023 जीता है? जी, नाउ यू ब्रीथ के लिए जो है गोल्डन बुक्स अवार्ड जीता है, ये राखी कपूर जीते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है कैनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है?
तो कैनरा बैंक के जो है एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू हो जाएंगे, सही है। आगे बताना किसे जो है दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में जो है शामिल किया गया है। तो टीसीएस को अभी देख रहे हैं, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है, यानी टीसीएस जो है तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है।